तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी। बहुत सारे हमारे पास टॉपिक है, आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, है ना। तो रेजिस्टिविटी डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, करंट डेंसिटी डिस्कस करेंगे, करंट डेंसिटी बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद सरकार फिजिक्स में। गोविंद सर फिजिक्स में ठीक, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेटा मैं आपको बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। तो कल के लेक्चर से बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो हमने डिस्कस किया था, एंड देन रेजिस्टेंस के कॉज क्या है वो डिस्कस किया था, और रेजिस्टेंस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम रेजिस्टिविटी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और सॉरी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। क्या होता है? रो एल बाई ए। हमने कहा था लेट से L इज इक्वल टू 1 मीटर ले लेते हैं, एक कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। जैसे कंडक्टर मान लेते एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का जो लेंथ है बेटा ये 1 मीटर है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये जो कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हमने क्या बोला? हमने बोला ये जो कंडक्टर यूनिट डायमेंशन का जो कंडक्टर है जिसका वॉल्यूम 1 है, या हम बोल सकते हैं इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट है, तो इस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस को सिंपली हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे। हमने लिखा रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, देखो रेजिस्टेंस है R, ऑफर्ड बाय द मटेरियल और कंडक्टर पर यूनिट लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर and unit cross section area, unit cross section area that is A is equal to 1 meter square। तो कोई मटेरियल या कोई कंडक्टर जिसका डायमेंशन 1 है, मींस लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस केस में वो कंडक्टर या वो मटेरियल जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उस रेजिस्टेंस को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे? उसी रेजिस्टेंस को ही हम सिंपली बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो इसलिए हम यहां पे इस रेजिस्टिविटी के लिए वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि हमने रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई कर दिया। रेजिस्टेंस जो है उस रेजिस्टेंस को हमने स्पेसिफाई कर दिया। कैसे स्पेसिफाई करा? हमने स्पेसिफाई करा यूनिट डायमेंशन लेके, लेंथ 1 मीटर लेके और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लेके। तो जब हमने उस रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या बन गया आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने बोल दिया इट इज द रेजिस्टिविटी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके डायमेंशन की बात, सॉरी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट होगा R रो का, तो रो इज इक्वल टू, देखो यहां से रो फाइंड करेंगे, तो रो इज इक्वल टू R A बाय L, रो इज इक्वल टू R A बाय L। देखो इसका यूनिट हो जाएगा R दैट इज ओम, एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा? ओम मीटर बचेगा। ठीक, तो इसका डायमेंशन सॉरी जो यूनिट होता है बेटा ये होता है ओम मीटर। इज इट क्लियर? डायमेंशन आप खुद निकाल सकते हैं, डायमेंशन आप निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिएगा कि इसका डायमेंशन क्या आ रहा है। ठीक है ना, डायमेंशंस निकालने के लिए R का डायमेंशंस लिख देंगे, रेजिस्टेंस का डायमेंशंस लिखेंगे, मतलब ओम का और मीटर का, उसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायमेंशंस आ जाएगा। निकालिए नोटबुक में और बताइए मुझे क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेजिस्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे रेजिस्टिविटी आपका डिपेंडेंट है?
ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली देखो ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ना ही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर लेंथ को चेंज करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हैं, तो रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई वेरिएशंस नहीं आएगा। तो इस केस में किस पे डिपेंड करता है, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। फर्स्ट फैक्टर पे डिपेंड करता है ये आपका जो फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज व्हाट, फर्स्ट फैक्टर आपका नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर। और नेचर ऑफ कंडक्टर्स को अगर हम स्पेसिफाई करते हैं तो नेचर ऑफ कंडक्टर्स को हम यहां पे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन। तो पहला जो फैक्टर होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है हम नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब था पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल के आएगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है, कैसा रिलेशन होता है, तो रेजिस्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू होता है n। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी आपका जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, इनवर्सली का रिलेशन होता है, सॉरी इनवर्सली का रिलेशन होता है। रो इज इक्वल टू होता है, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n होता है। ठीक है, देखो ये रिलेशन होता है। रो का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, रो इज इक्वल टू m/n² टाउ। ठीक है, ये अभी ओम्स लॉ जब हम ड्राइव करेंगे तो उससे फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पे रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सेकंड ये डिपेंड करता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम पे। रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ, ये टाउ पे डिपेंड करता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिलैक्सेशन टाइम जो है बेटा वो किसका फंक्शन है, वो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं ये डिपेंड किस पे करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ एंड प्रोपोर्शनल टू टी। टी इज व्हाट, टी इज टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो उस केस में आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज होगा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसपे आपकी रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, एक टेम्परेचर, या आप बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। गॉट इट, दोनों पॉइंट को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा है, calculate the resistivity of the material of wire 10 meter long, 0.4 mm in diameter and having a resistance of 2 ohm। एक वायर जिसका लेंथ गिवन है हमारे पास, एरिया सॉरी डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का यूज करके सिंपली हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे, और हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है। तो हमारे पास गिवन है डेटा R दैट इज 2 ohm, लेंथ दैट इज 10 मीटर, और डायमीटर दे रखा आपका, डायमीटर दे रखा 0.4 mm। तो अगर हम डायमीटर को चेंज करते हैं रेडियस में तो इसका रेडियस क्या बनेगा, तो इसका रेडियस हो जाएगा बेटा r दैट इज डायमीटर का हाफ, 0.4/2 दैट इज 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। mm को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। mm को कन्वर्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया दैट इज πr², दैट इज πr², पाई r 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका जब पाई का वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पे 3.14 इंटू ये आपका जो 0.04 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, यहां से डेसिमल हटा के पावर लगा देता हूं, 4 की इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 जा 16, 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 5 एंड 4 3 जा 12, तो 12.56 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। देखो यहां से डेसिमल हटा के यहां पे पावर -2 कर देंगे।
ठीक, तो पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशंस आनी चाहिए आपको प्रॉपर। देखो ए का वैल्यू आ गया तो आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो आपको पता है रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू कहता आर ए बाई एल होता है बेटा। तो आर का वैल्यू है 2, आपका ए का वैल्यू आ गया 12.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय एल हमारे पास दे देगा कितना, 10 मीटर। कितना दे देगा बेटा, 10 मीटर। 2 के से मल्टीप्लाई कर दो, 6 टू जा 12 प्लस 1 कैरी 1, 10 प्लस 1 11, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2। ठीक, डेसिमल यहाँ आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1, तो ये 25.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, या आप इसको लिख सकते हैं 2.512 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा रेजिस्टिविटी का, दैट इज रो। तो रो इज इक्वल टू 2.512 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एरिया निकालना था एंड देन रेजिस्टिविटी का यूज, फॉर्मूले का यूज करके आपको रेजिस्टिविटी जो है कैलकुलेट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, ईज टू फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब किसी कंडक्टर्स में से अगर करंट फ्लो हो रहा है वो कितना इजीली फ्लो हो रहा है। तो कितना इजीली फ्लो होगा, कब इजीली फ्लो होगा, जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल सी बात है, किसी कंडक्टर्स में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो कब इजीली फ्लो हो सकता है, कब बहुत आसानी से उसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है, जब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमने कहा सिंपली जो कंडक्टेंस है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और कंडक्टेंस को लिखते हैं हम कैपिटल जी से, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। तो कंडक्टेंस क्या जाएगा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपली आपको इतना ही याद रखना है। अच्छा यूनिट क्या होता है, तो हमने कहा यूनिट इसका होता है, देखो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लिखते हैं महो, MHO, इसी का रिवर्स कर दो महो, या हम इसको लिखते हैं साइमन, सॉरी सीमेन, दैट इज S। ठीक, तो ये इसका डायमेंशन होता है, सॉरी यूनिट होता है। डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो ओम का जो रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है उसका आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और उसका डायमेंशन भी रेसिप्रोकल कर दोगे तो कंडक्टेंस का आपका डायमेंशंस आ जाएगा। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक था कंडक्टेंस। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये बताता है कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा बुरा है। मटेरियल को अगर चूज करना तो ये मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। किसको शो करता है, मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स को। जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा है, जो मटेरियल की कंडक्टिविटी लो होगी वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेकार है, वो हमारे किसी यूज का नहीं है। तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होगी, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा, उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होगा। जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत रेजिस्टिविटी बहुत कम होगा, उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी वो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इट मींस जो यहां पे कंडक्टिविटी है इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसका मटेरियल वो उतना अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब वो मटेरियल हमारे लिए अच्छा है। जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब वो करंट को रेजिस्ट करेगा, करंट को रोकेगा, करंट को रोकेगा तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करंट पास होगा, तो इसका मतलब वो मटेरियल हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस मटेरियल का क्यों यूज करेंगे हम, तो हम उस मटेरियल का यूज करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इस केस में इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम सिंपली क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिग्मा से, तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 बाय रो। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 बाय रो। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट होगा सिंपल रो का यूनिट, रो होता है ओम मीटर, तो ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या आप पूरे का इनवर्स लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसी को हम लिख सकते हैं महो
पर मीटर, और इसी को हम लिख सकते हैं साइमन पर मीटर। ठीक, तो ये सारी यूनिट्स बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, कंडक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल अच्छा है, गुड कंडक्टर्स कौन से हैं, तो गुड कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो गुड कंडक्टर दैट इज द गोल्ड। सबसे पहले क्या आता है, गोल्ड, गोल्ड की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद आता है सिल्वर, सिल्वर है ना, सिल्वर की कंडक्टिविटी और मतलब गोल्ड से कम होता है। अच्छा कंडक्टर गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर आता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कॉस्टली होता है, तो इसलिए हम ना तो गोल्ड का वायर यूज कर सकते हैं ना सिल्वर की वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर करेंगे भी तो चोरी होने का खतरा है, इतना महंगा है कि कोई खरीद ही नहीं सकता है, बड़े मुश्किल से तो हम ज्वेलरीज खरीद पाते हैं, और वायरिंग करेंगे गोल्ड की तो फिर तो वही वो तो अम्बानी ही कर सकता है ना, सिल्वर। इसके बाद आता है आपका कॉपर, है ना, और इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। तो हम सिंपली घर के वायरिंग के लिए या बाकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो बेसिकली कॉपर और एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है बेस्ट कंडक्टर है, और ये चीपेस्ट भी होता है, सस्ता होता है, और कोई इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम देखो जनरली हम जो वायर यूज करते हैं, वायरिंग यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, वो कॉपर या एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमारे होते हैं गुड कंडक्टर्स। ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी गोल्ड की, उसके बाद सिल्वर की, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद एल्यूमिनियम की होगी। तो अगर अरेंज करने के लिए बोले तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है यहां पे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है ना, करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी को समझते हैं यहां पे। तो हमने कहा देखो करंट जो है ना, किसी जैसे एक वायर है हमारे पास सिलिंड्रिकल, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। हमने कहा सिंपली मान लो इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, हमने कहा कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमने कहा मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से नॉर्मली आपका मान लेते कितना 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है नॉर्मली। ठीक, मैंने कहा नॉर्मली कितना करंट फ्लो होता है, 10 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो होता है। अच्छा, मैंने कहा पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना करंट पास हुआ, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 एम्पियर करंट हुआ, तो हमने कहा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितना करंट पास हुआ, तो आप बोलेंगे सर 10 एम्पियर को 10 से डिवाइड कर दो, तो सिंपली क्या आएगा 1 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो करंट है बेसिकली ये करंट किसका है बेटा, ये यूनिट एरिया का है, किसका है, यूनिट एरिया का है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा बोला अगर किसी वायर में से किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट पास हो रहा है, तो वो करंट पर यूनिट एरिया से कितना पास हो रहा है, उस वायर के पर यूनिट एरिया से या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है। तो हमने कहा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास होगा उस अमाउंट ऑफ करंट को हम सिंपली क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो हमने कहा इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मली, यहां पे ये वर्ड पे फोकस करना बेटा, नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज अ करंट डेंसिटी। मतलब पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से नॉर्मली जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, जितना भी अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंपली क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो हमने कहा लेट से ए मीटर स्क्वायर एरिया से आपका एम्पियर करंट पास हो रहा है या आई एम्पियर करंट पास हो रहा है। हमने कहा ए मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, आई एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो हमने कहा 1 मीटर स्क्वायर से कितना करंट पास होगा, तो हमने कहा 1 मीटर स्क्वायर से करंट पास होगा आई अपॉन ए। तो हमने कहा आई अपॉन ए, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया का करंट है, और इसी यूनिट एरिया के करंट को सिंपली हमने नाम दे दिया करंट डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जे से। तो यहां पे हम लिखेंगे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J is equal to I upon A। करंट डेंसिटी J is equal to I upon A। तो ये करंट डेंसिटी का बेटा बेसिकली क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा।
ठीक है, करंट को किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। बट किस केस में, जब करंट किससे पास होगा, नॉर्मली पास होगा, 90 डिग्री पे पास होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और डिस्कशंस करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए। इसमें से अगर करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इसका एरिया वेक्टर कहां होगा बेटा, इस डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर और करंट के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, मतलब ये नॉर्मली है, ये नॉर्मली पास हो रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो इस केस में हमने बोला करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू जो I अपॉन ए। क्या बोला हमने बोला J इज इक्वल टू I अपॉन ए हो जाएगा। लेट अस सपोज, अज्यूम करो कि अगर देखो if theta is the angle between vector A and current density J। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शंस में ही लिया जाता है। तो यहां पे करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बेटा, मान लीजिए थीटा है। ठीक, तो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक, इसका एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, और करंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर करंट इसी डायरेक्शन में, तो करंट डेंसिटी भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। करंट डेंसिटी भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और इस केस में यहां पे एंगल कितना होगा बेटा, थीटा डिग्री होगा। कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला सिंपली जो एरिया वेक्टर है ना, इस एरिया वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो। एरिया वेक्टर को क्या कर दो, दो कंपोनेंट में यहां पे रिजॉल्व कर दो। दो कंपोनेंट में अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज a cos थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा बेटा इस डायरेक्शन में, दैट इज a sin थीटा। देखो यहां पे एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शंस में होने चाहिए, तो करंट इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर क्या बना आपका यहां पे a cos थीटा। तो इस केस में आपका करंट डेंसिटी क्या होगा, तो इस केस में आपका करंट डेंसिटी बनेगा J इज इक्वल टू दैट इज I अपॉन a cos थीटा। I इज इक्वल टू क्या बनेगा, सॉरी J इज इक्वल टू क्या बनेगा, J इज इक्वल टू I अपॉन a cos थीटा। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पे I इज व्हाट, बेसिकली I इज इक्वल टू JA cos थीटा। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेक्टर J डॉट वेक्टर A। तो यहाँ पे जो करंट है बेटा, वो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन। तो अगर थीटा एंगल दे रखा है, यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा हमने कंसीडर किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं कि लेट्स से अगर एक किसी एरिया से, ये पर्टिकुलर कोई एरिया है और इस एरिया से मान लेते कितना करंट पास हो रहा है, इस एरिया से करंट पास हो रहा है I, और ये करंट आपका वेरिएबल है। ये करंट क्या बेटा आपका वेरिएबल है। ठीक, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एरिया है इस एरिया को छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो मान लो एक छोटा सा पीस यहाँ पे है और इसका एरिया वेक्टर है इसका DA, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, थीटा है। तो इस केस में इस पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास होगा, तो करंट पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू द एंटायर एरिया। हमने कहा इस पूरे एरिया से कितना करंट पास होगा, तो हमने कहा इस पूरे एरिया से करंट पास होगा इंटीग्रेशन J डॉट डी। आप सबसे पहले इस छोटे से एरिया का करंट निकाल लो, इस छोटे से एरिया से कितना करंट पास हो रहा है वो निकाल दो। छोटे से एरिया का करंट का जो J डॉट DA हो जाएगा। उस केस में फिर पूरे सरफेस का निकालने के लिए आप क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशंस कर दो। पूरे एंटायर सरफेस के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशंस कर दोगे, तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, इस सरफेस से टोटल कितना करंट पास हो रहा है वो निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आप इस टॉपिक को रिलेट करो तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स
के साथ रिलेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो करंट है ये लगभग इक्विवेलेंट चीज है, सेम चीजें है, बट नाम अलग है। वहां पे फील्ड है, यहाँ पे चार्ज का मोशन है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे करंट डेंसिटी लगभग सिमिलर टर्म्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते थे कि पर यूनिट एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है ना। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सॉरी करंट डेंसिटी को क्या बोल रहे हैं, करंट डेंसिटी को बोले कि पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, सिमिलर टर्म्स, ठीक है ना। तो दोनों को आप रिलेट कर सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अच्छा थोड़ा सा बैक चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगा। हम स्टार्टिंग में यूनिट डिस्कस नहीं किया था, अब हम थोड़ा सा यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट इज व्हाट, तो हमने कहा यूनिट सिंपल, करंट का हो जाएगा एम्पियर, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट बनेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हमने कहा इसका डायमेंशन क्या होगा, हमने कहा इसका डायमेंशन होगा एम्पियर दैट इज ए मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये जाएगा ए एल माइनस 2। क्या बनेगा, ए एल माइनस 2। अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कंसीडर किया गया वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर, इसको हमने वेक्टर कंसीडर किया है कि करंट डेंसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शंस भी होगा, तो हमने कहा बिल्कुल डायरेक्शन होगा। तो हमने कहा डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा बेटा, डायरेक्शन जो होगा ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ये करंट के डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शंस में आपका करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, करंट डेंसिटी भी होगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी भी होगा। तो करंट डेंसिटी और करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर है, करंट डेंसिटी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, करंट डेंसिटी पे बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन बेस्ड, क्या कह रहे हैं, करंट फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रिक्टेड कंडक्टर एज शोन इन फिगर, ये फिगर आपके पास दे रखा है। दी डायमीटर d1 is equal to 2 mm and current density to the left of the constriction is J, इसको आप J1 कंसीडर कर लेंगे, J1 is equal to 1.27 into 10 to the power 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। What current flows into the constriction, constrictions में से कितना करंट फ्लो रहा है ये आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है इफ द करंट डेंसिटी इज डबल एज इट इमर्ज फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रक्शन व्हाट इज द डायमीटर d2। करें इस वाले एंड से जो आपका करंट निकल है उसके करंट डेंसिटी J2 जो है वो ट्वाइस ऑफ J1 है। तो उस केस में आपसे पूछा D2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए लिखा हुआ है ये सारी चीजें, मैं एक बार से फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। ठीक है, J1 आपके पास गिवन है 1.27 into 10 to the power 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी गिवन है, डायमीटर दे रखा आपका 2 mm दे रखा है ना। R1 आपका दे रखा, इसका हाफ कर लेंगे तो 10 to the power -3 हो जाएगा, 10 to the power -3, ठीक है ना। चल नेक्स्ट एरिया निकालेंगे, एरिया इस वाले एंड का एरिया, इसका एरिया दैट इज A1, तो A1 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, पाई R1 स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 3.14, R1 ले लेंगे 10 to the power -3, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3.14 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो होगा, करंट I1 इज इक्वल टू दैट इज J1 into A1, करंट डेंसिटी के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। करंट डेंसिटी का वैल्यू और एरिया का वैल्यू, एरिया 10 to the power -6, करंट डेंसिटी +6 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब पावर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1.27 की 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर होगा यहाँ पे लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे निकालना है D2, ठीक है। तो D2 फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जितना करंट यहाँ से एंटर करेगा, जितना करंट या जितना चार्ज यहाँ से एंटर करेगा उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज इस वाले एंड से इमर्ज्ड भी होगा, तो इसका मतलब करंट सेम रहेगा। करंट सेम होगा तो इसका मतलब I1 जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, I2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या रख देंगे, I1 इज इक्वल टू I2, और करंट डेंसिटी J2 दे रखा ट्वाइस ऑफ J1, ठीक है। तो यहाँ पे करंट I1 दैट इज J1 into A1, I2 that is J2 into A2,
ठीक है। J1 एज इट इज लिख देंगे, A1 को लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू J2 दैट इज ट्वाइस ऑफ J1 इनटू A2 पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, J1 से J1 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2 का स्क्वायर। तो यहां से R1 फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा तो रूट टू R2 हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू R1 बाय रूट टू हो जाएगा। ठीक है ना, R1 बाय रूट टू, तो D2 क्या आ जाता है बेटा, ट्वाइस ऑफ R2, डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल हो जाएगा, तो R2 हो जाएगा ट्वाइस R2 का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे R1 बाय रूट टू से 2 को कैंसिल करेंगे, सॉरी 2R1 इज व्हाट, दैट इज द D1, डायमीटर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, तो डायमीटर कितना दे रखा है D1 यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कितना 2 mm, तो 2 mm बाय रूट टू दैट इज रूट 2 mm इज इक्वल टू D2, ये D2 का वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा D2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी के बारे में, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, और एक प्यारा सा कमेंट वीडियोस के एंड में आप जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।